हम इस वीडियो में बात करते हैं प्रिज्म में अपवर्तन। दूसरा जानेंगे हम लोग प्रिज्म में अपवर्तन का किरण आरेख। फिर जानेंगे हम लोग प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का विचलन कोण। इन सभी हेडिंग को हम लोग है जो पिछले वीडियो में ही बता दिए थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण हम लोग है जो उसको वहीं पर छोड़ दिए थे, बस एक टॉपिक पढ़ाकर। तो आज हम लोग जानते हैं प्रिज्म के बारे में। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि आखिर प्रिज्म होता है क्या। देखिए, ये जो आप लोग प्रिज्म देखते हैं, प्रिज्म है जो एक पारदर्शक माध्यम है। प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शक माध्यम होता है। पारदर्शक का मतलब होता है जो इसको हम लोग समांगी भी बोलेंगे, समांगी माध्यम। पारदर्शक का मतलब आपको समझना है कि जिससे प्रकाश है जो आसानी से आर पार हो जाता है, उसको हम लोग पारदर्शक बोलते हैं। ये आपका प्रिज्म हुआ। तो कहा जाएगा प्रिज्म है क्या, तो प्रिज्म एक पारदर्शक समांगी माध्यम है जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में बराबर नहीं होते हैं, हम लोग उसे प्रिज्म कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि दो अपवर्तक सतह के झुकाव से जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। लेकिन इन सभी पॉइंट को जानने के पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। वो आपका बेसिक पॉइंट है, विरल से प्रकाश की किरणें सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप लोग जानते हैं प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भाग जाती है। तीसरा आपको पॉइंट जानना है, एक शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानना है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हो गया जैसे जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो जैसे ये एंगल आपका कोण आई बन रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं यदि आर है तो आपसे पूछा जाएगा ये कोण क्या होता है। तो जैसे हम लोग देखिए, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही शीर्ष पर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो कोण बनता है जो आपस में बराबर होता है, तो हम लोग को कहा जाएगा ये कोण निकालने के लिए इस कोण का नाम हम लोग कोण एक दे देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कोण एक प्लस कोण आर बराबर लिख देंगे कोण आई। इसको हम लोग से पूछा जाएगा किस प्रकार से लिखे, तो हम लोग लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमको निकालना रहेगा कोण एक का मान, तो कोण एक बराबर लिख देंगे हम लोग कोण आई माइनस कोण आर। यानी कि आपको समझना है यदि छोटा कोण निकालना है तब बड़ा में से छोटा को घटा देना है। ठीक उसी प्रकार हम लोग और देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर ऐसा रहेगा, मान लिया जाए यदि आपका ये 50 डिग्री है, ये आपका यदि 30 डिग्री है, तो हमको एक कोण निकालने के लिए कहेगा इस कोण का मान बताइए। तो बस हम आप लोग को क्या बताएं, बड़ा में से छोटा को हम लोग निकाल देंगे। नहीं, 50 में से जब इसको 30 को घटाएंगे तो आपका एक कोण मालूम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ये आपका पॉइंट याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, देखिएगा आप लोग पढ़े हैं कि जैसे देखिए, यदि मान लिया आपका अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो प्रकाश की किरणें जैसे आया है आपका विरल है, ये आपका सघन है। जैसे ही प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस चित्र को हम लोग घुमाते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं, ए और बी हो जाता है। कल्पना करना है, यदि आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो प्रिज्म से जो किरण आरेख जो बताया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे प्रकाश की किरणें आपतित हुआ, आपतित होने के बाद जैसे हम इसको अभिलंब डालें, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी इस पर अभिलंब डालते हैं। बस एक फिगर को घुमा दिया गया है। तो जैसे प्रकाश की किरणें आपका विरल है, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तेरी प्रकाश की किरणें आपको अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि आप एक फिगर आप समझ रहे हैं तो आपको अपवर्तन से किरण आरेख प्रिज्म द्वारा आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग अब आपको बता देते हैं प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं। देखिए, प्रिज्म आपका जो बना होता है कांच का बना होता है। यदि इन्हीं के आपसे पूछा जाएगा प्रिज्म क्या होता है तो आपको बोलना है प्रिज्म कांच का बना होता है, कांच का बना होता है। यह है जो एक पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक का मतलब आपको ठेठ भाषा में समझना है, आर पार। ये जो होता है समांगी होता है। समांगी का मतलब जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन गुण बनावट एक समान हो। चलिए हम लोग समांगी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं।
जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग गिलास में चीनी और प्लस पानी को घोलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर जब हम लोग पानी इसको जब हम लोग पीते हैं तभी आपका शरबत आपका मीठा ही होता है, यहाँ पर भी आपका शरबत मीठा ही होता है। तो हम लोग कहते हैं इसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन गुण बनावट सब एक समान है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं समांगी माध्यम। तो आपको जो कांच का जो बना हुआ होगा यह एक प्रकार का समांगी माध्यम होगा, यानी कि कांच के पूरा टुकड़ा जो देखते हैं प्रत्येक टुकड़ा पर आपका है जो सबका बनावट एक समान होगा प्रत्येक क्षेत्र पर प्रत्येक कण पर, तब हम लोग उसको बोलते हैं समांगी। तो आप लोग के अब क्लियर फॉर्म परिभाषा है। प्रिज्म क्या है, देखिए प्रिज्म का मतलब होता है, प्रिज्म कांच का बना एक पारदर्शी माध्यम है जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में समानांतर नहीं होते हैं, तब हम लोग उसे प्रिज्म कहते हैं। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपका एक कांच का प्लेट एक हो गया, इसको एक देते हैं, इसका दूसरा एक कांच का प्लेट इस प्रकार से देते हैं। जब हम लोग दो कांच के प्लेट को आपस में, यानी इसको हम लोग देते हैं नाम ए, बी, इसको देते हैं नाम बी सी, कुछ आप मान सकते हैं, या इसको सी डी दे दीजिए, ए भी हो गया सी डी हो गया। तो दो अपवर्तक सतह, कांच है तो आपका अपवर्तक सतह होगा, अपवर्तन की घटना साधारणतः पहले कांच में हम लोग देखते हैं। तो दो अपवर्तक सतह के झुकाव से, एक अपवर्तक सतह ये हो गया, अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ, दो अपवर्तक सतह के झुकाव से, यानी जब दो अपवर्तक सतह झुकता है तो एक क्षेत्र का निर्माण होता है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो कहा जाएगा प्रिज्म क्या है, तो दो अपवर्तक सतह के झुकाव से जो क्षेत्र बनता है उसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कांच का बना हुआ वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समानांतर नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये जो आपका प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म है जो मुख्यतः तीन प्रकार से हम लोग जानते हैं। प्रिज्म तो पक्का हो गया, कांच का बना होता है, पारदर्शक होता है, यह आपका समांगी होता है। देखिए कि प्रिज्म जो देखते हैं, प्रिज्म आपका इस प्रकार से भी होता है, सभी भुजा जब सभी अपवर्तक सतह बराबर हो तो हम लोग इसको बोलते हैं समबाहु प्रिज्म। यदि आपका दो भुजा बराबर हो और समकोण बनाए तो हम लोग इसको बोलेंगे समकोणिक प्रिज्म, या इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोणिक प्रिज्म। दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु समकोणिक प्रिज्म। इसका आप लोग नाम दे सकते हैं ए बी सी, यानी कि प्रिज्म मुख्यतः समबाहु प्रिज्म, समद्विबाहु समकोण प्रिज्म, ये खाली होता है समकोण प्रिज्म। समकोण प्रिज्म आपका एक भुजा अलग, एक भुजा अलग, एक भुजा अलग, यानी कि हम लोग क्या जानते हैं प्रिज्म होता है क्या था, प्रिज्म कांच का बना होता है, पारदर्शक माध्यम होता है, समांगी होता है, इसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समानांतर नहीं होते हैं। ए बी है जो ए सी के समानांतर नहीं है, बी सी है जो ये आपका ए बी के समानांतर नहीं है। समानांतर का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपका ए देखा है बी हो गया ए बी, ये आपका हमको देते हैं सी डी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यदि इसका 2 मीटर है, यह भी आपका 2 मीटर है, तो हम लोग इसको बोलेंगे समानांतर। समानांतर समानांतर इसमें हम लोग देखते हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर का दूरी आपका 2 मीटर है, यहाँ पर का 2 मीटर है, ये सॉरी 1 मीटर है, ये दोनों समानांतर नहीं है। तो समानांतर समानांतर तो कहा जाएगा प्रिज्म क्या है, तो कांच का बना हुआ वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समानांतर नहीं होते हैं, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म मुख्यतः आप लोग को समझना है 3 प्रकार के, समबाहु प्रिज्म, समद्विबाहु समकोण प्रिज्म, फिर आपका होता है समकोण प्रिज्म। हम लोग जो साधारणतः यूज करते हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे, जो टोटल पढ़ेंगे, हम लोग समबाहु प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं समबाहु प्रिज्म के बारे में। समबाहु प्रिज्म होता है क्या, समबाहु प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, प्रिज्म में टोटल कुल सतह की संख्या कितना है, त्रिभुज के वो बनता है, इन सभी बातों को हम लोग है जो जानते हैं। तो देखिए हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं,
पहले हम आपको बताते हैं प्रिज्म में जो आयत की संख्या होता है, आयत आपका 3 गो होता है जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। दूसरा आपका त्रिभुज की जो संख्या होता है, त्रिभुज आपका 2 होता है। टोटल मिला करके सतह की संख्या आपका 5 हो जाता है। देखिए आपका 5 सतह कौन कौन है, किस प्रकार से है। जैसे हम लोग एक बनाते हैं त्रिभुज, ये आपका बोर्ड पर 2D बनता है लेकिन हम लोग 3D बना रहे हैं। देखिएगा जैसे यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं, एक हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं। देख, इसका नाम देते हैं A B C D E F और कुछ बच रहा है नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं, एक आयत आपका ये बन रहा है FECB, एक बन रहा है आपका आयत FEDA, एक आयत आपका बन रहा है DCBA। ये आयत की संख्या जो आपका 3 है, इसको हम लोग नाम देते हैं 1 2 3, यानी कि आयत आपका 3 है। त्रिभुज जो देख रहे हैं, त्रिभुज आपका 2 है। एक आपका त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, यानी कि आयत की जो संख्या आपका 3 है, त्रिभुज की जो संख्या आपका 2 है। त्रिभुज हम लोग लिखते हैं इधर पर ही, इसमें आपका चित्र से त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका AFB है, AFB। एक त्रिभुज आपका है DEC। एक आयत हम लोग देख लेते हैं, आयत, आयत में हम लोग क्या देखते हैं, ADCB बन रहा है। एक आयत बन रहा है FBCE आयत। एक आपका आयत बन रहा है FEDA, यानी कि आपको टोटल आयत 3, त्रिभुज आपका 2, एक जो आपका प्रिज्म है समबाहु प्रिज्म हुआ। यानी कि हम लोग अब प्रिज्म के बारे में अच्छा से जान गए हैं। प्रिज्म है क्या, कांच का बना हुआ वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो समूह फलक आपस में समानांतर नहीं होते हैं, उसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं, दो अपवर्तक सतह के झुकाव से जो क्षेत्र बनता है उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कुल आयत की संख्या 3, त्रिभुज की संख्या आपका 2 होता है। अभी हम आप लोग को बता दें, प्रिज्म आपका 3 प्रकार के, समबाहु प्रिज्म, समद्विबाहु समकोण प्रिज्म, समकोण प्रिज्म। अब हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म में अपवर्तन का किरण आरेख। देखिए प्रिज्म में अपवर्तन का किरण आरेख क्या होता है। तो प्रिज्म में अपवर्तन का किरण आरेख बनाने के पहले हम लोग प्रिज्म बनाएंगे। हमने आप लोग को यह भी बताया है कि हम लोग जो भी प्रिज्म पढ़ रहे हैं वो आप लोग का समबाहु प्रिज्म पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग एक समबाहु प्रिज्म बनाते हैं। ये आपका समबाहु प्रिज्म है, इसको हम लोग नाम देते हैं A, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं B, या इसको नाम दे सकते हैं C। ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रिज्म में अपवर्तन का किरण आरेख। इसे मान लिया जाए ये आपका विरण माध्यम है। ये जो आप लोग देख रहे हैं अंदर वाला को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। ये आपका बाहर वाला है तो आपको होता है विरण माध्यम। हम देखते हैं ये जो आपका विरण माध्यम, ये भी आपका विरण माध्यम, अंदर में सघन माध्यम। ये जब पहले माध्यम है तो पहले माध्यम का अपर्तनांक को हम लोग μ1 बोलते हैं। इसके अपर्तनांक अंदर में सघन में इसको हम लोग μ2 बोलते हैं। हमने आप लोग को ये भी बताया था, इसको N1 इसको N2 आप लोग मान सकते हैं। ये आप लोग को NCERT किताब के अनुसार लिखता है N1 और N2, यानी कि हम लोग यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा से लिख देते हैं, N1 ही लिख देते हैं। ये आपका N1 हो जाता है, ये आपका N2 हो जाता है। चलिए हम लोग अब क्या देखते हैं, जैसे प्रकाश की किरणें, इसमें देख रहे हैं अपवर्तन का किरण आरेख। विरण माध्यम से प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर पहले माध्यम से जब चलती है और पहले अपवर्तक सतह से टकराती है, तो पहले अपवर्तक सतह जो देख रहे हैं विरण माध्यम में है। जब प्रकाश की किरणें विरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम लोग इसमें एक अभिलंब दे देते हैं। देखिए इस अभिलंब को हम लोग N लिख देते हैं।
ये जो आप लोग देख रहे हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आई बोलते हैं। और हम आप लोग को इस फिगर को थोड़ा तक काट रहे हैं, ए बी को हटाकर थोड़ा सीधा कर रहे हैं। कल्पना कीजिएगा, जैसे देखिए ये आपका ए बी है, ए बी प्रकाश की किरण से कोई आपतित हो रहा है, ये आपका अभिलंब है। हम लोग इसको थोड़ा फिगर को सीधा कर रहे हैं। देखिए जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है, जब ये प्रकाश की किरणें आती है इसको हम लोग अभिलंब बोल रहे हैं एन। तो प्रकाश की किरणें जैसे विरल से सघन में जाती है, ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे जो देख रहे हैं प्रकाश की किरणें विरल है, ये आपका अंदर में सघन है, ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें है जो मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर जब मुड़ जाती है तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग आर बोलते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरे सतह से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ये दूसरा सतह जो आप लोग देख रहे हैं एसी है। जैसे जो देख रहे हैं दूसरा सतह आपका एसी है, तो हम लोग जान रहे हैं अंदर वाला है जो सघन है, ये अंदर में आपका सघन है। तो अपवर्तित किरण आप लोग को सघन से विरल में जा रही है पुनः। तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसको एन कह रहे हैं, इसको एन डैश कह रहे हैं, डबल आपका अभिलंब आ जाने के कारण। तो जैसे प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो इसमें जो आप लोग का आपतन कोण बनता है, अपवर्तित किरण द्वारा जब आपतन कोण बनता है, इस आपतन कोण को हम लोग R2 कहते हैं, इसको हम लोग R1 कहते हैं। ये जो किरणें निकल रही है इस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। अभी हम आपको सब बता रहे हैं निर्गत किरण क्या है, आपतित किरण क्या है टोटल। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण। अब हम लोग क्या करते हैं, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा देते हैं या निर्गत किरण के पीछे को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक एंगल बनता है, उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अब हम लोग ये सब बेसिक पॉइंट को मिटा रहे हैं। देखिए ये आपका निर्गत कोण है, निर्गत कोण। ये जो देख रहे हैं निर्गत किरण है, ये आपका निर्गत कोण है। ये आप लोग से पूछा है R2 कौन है, तो R2 को बोलना है अपवर्तक पृष्ठ द्वारा बना आपतन कोण। ये जो देख रहे हैं इस बिंदु को हम लोग O नाम देते हैं, इस बिंदु को हम लोग O डैश नाम देते हैं। तो आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रिज्म या अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए, बस आप इतना बना देते हैं तो आपको एग्जाम में 2 नंबर पक्का आएगा। बस हल्का फिगर है, बस एक सतह के लिए हमने आप लोग क्या बताया देख लीजिए। ये प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जा रही है, जैसे ही विरल से सघन में जाएगी ये आपका अभिलंब हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा हम लोग क्या बताएं, ये प्रकाश की किरणें पुनः सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। बस इतना ही फिगर बनाना आपका बनकर तैयार है। यानी कि यही आप लोग का है आप प्रिज्म में अपवर्तन का किरण आरेख। तो आप लोग से पूछा जाएगा, जब इतना आप लोग बता देंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग से पूछा जाएगा निर्गत किरण क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर विरल माध्यम से चलकर पुनः जब उसी माध्यम को प्राप्त कर लेती है उस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। देखिए हम सब किरण का नाम दे रहे हैं। ये आपका O हो गया, O डैश हो गया, EN है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं O है, इसको नाम देते हैं, मान लिया जाए ABC, इसको मान लेते हैं D। अपर डिपेंड करता मान सकते हैं PQ और कुछ। तो DO जो देख रहे हैं, DO को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये सब आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ से पता समझा देते हैं। DO आपका आपतित किरण है, O डैश है जो अपवर्तित किरण है, O इसको E हम लोग नाम देते हैं, O डैश E है जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण जो आपका ज़्यादातर उपयोगी उसको हम लोग लिख दे रहे हैं। ये जो E देख रहे हैं हम लोग इसको निर्गत कोण कह रहे हैं, निर्गत कोण। हम लोग जब इतना जान लेंगे, इतना जब हम लोग बना देंगे प्रिज्म या अपवर्तन का किरण आरेख, हमको एग्जाम में 2 नंबर आपको आ जाएगा। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है, जब हम लोग लाइट पढ़ते हैं, प्रकाश का पत्र पढ़ते हैं, तो किरण में आरेख में एरो का चिन्ह बड़ा मायने रखता है। एरो का चिन्ह आपको दिखाना होगा कौन प्रकाश की किरणें कैसे आ रहा है, इस पर हम लोग अभिराम डालेंगे। इतना आप लोग देख लिए, ये हो गया प्रिज्म या अपवर्तन का किरण आरेख। अब हम लोग जो जानेंगे प्रिज्म का कोण, यानी कि प्रिज्म का कोण हम लोग A बराबर
ए बराबर लाएंगे R1 प्लस R2। देखिए फार्मूला ए बराबर R1 प्लस R2 कैसे लाते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं प्रिज्म का कोण। ये प्रिज्म का कोण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए बराबर R1 प्लस R2 किस प्रकार से आता है आपको देखना होगा। इसको देखने के पहले हमने आप लोग को जो भी कुछ बेसिक पढ़ाया था वो आपका बेसिक पॉइंट याद रखना होगा। वीडियो को शुरुआत करने के पहले हमने आप लोग को बेसिक बता दिया है, वही बेसिक के माध्यम से है जो ये आपका प्रिज्म का कोण फार्मूला सिद्ध होता है। देखिए हम लोग प्रिज्म का कोण ला रहे हैं। प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण लाने के लिए हम लोग फिर से वही है जो प्रिज्म द्वारा प्रिज्म में प्रकाश का पतन का किरण आरेख फिर से बना रहे हैं। देखिए हमने आप लोग को बताया इस कोण को हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिज्म का कोण क्या है, तो दो अपवर्तक सतह के झुकाव के बीच जो कोण बनता है उसको प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसे हम लोग ए बराबर R1 प्लस R2 कहते हैं। इसको आप लोग R1 R प्लस R डैश भी लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। देखिएगा जैसे ये प्रकाश की किरणें आपका विरल माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम लोग ये जानते हैं, ये आपका एन है, इसके द्वारा जो कोण बनता है इसको हम लोग कोणाई कहते हैं। कोणाई आपका हो जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपका एंगल जो बन रहा है इसको हम लोग R1, इसको हम लोग R2 कहते हैं। ये जो एंगल बन रहा है इमर्जेंस एंगल ई बन रहा है। हमने आप लोग को एक बात बताना वहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। अब लोग देखिए अगर कोई एक क्षैतिज रेखा है और उस पर क्षैतिज रेखा पर कोई यदि हम लोग अभिलंब डालते हैं तो उसके भी जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो देखिए आप लोगों को क्या समझना है, ध्यान से देखना है। देखिएगा हमको लाना है ए वाला कोण, ए वाला कोण लाना है। इस कोण को हम लोग नाम देते हैं समझने के लिए, इसको नाम देते हैं कोण 1, इसको कोण 1 नाम दे देंगे, इसको हम लोग कोण 2 नाम दे देंगे। हमको कोण 1 मालूम नहीं है, देखिएगा ध्यान से। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। जैसे देखिए ए बी आपका एक अपवर्तक सतह है, ए बी आपका एक अपवर्तक सतह हो गया। इस पर हम लोग अभिलंब डाल दिए। तो अभी हमने आप लोग को बताया कि जब कोई रेखा पर जब डायरेक्ट अभिलंब डालते हैं तो उसके बीच आपका एंगल जो बनता है 90 डिग्री। ये तो हमको फिक्स है, जो एंगल जो बन रहा है टोटल 90 डिग्री। यानी कि ये जो टोटल एंगल जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका एंगल जो बन रहा है वो आपका एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि कोण 1 प्लस कोण R बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। हम लोग अभिलंब डाल दिए तो हम लोग इसको बोल रहे हैं, इसको नाम दिए कोण 1, इसको नाम दिए कोण R। 1 और R जो बन रहा है 90 डिग्री। हमको ये दिमाग में रखना है कि हमको कोण 1 मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण R बराबर 90 डिग्री। और हमको जब कोण 1 निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, कोण R बराबर 90 डिग्री माइनस कोण R। तो हम लोग को मालूम हो जाएगा, कोण 1 मालूम हो जाएगा। कोण 1 लाने के लिए इधर पॉजिटिव देखते हुए चला जाता है निगेटिव में, तो 90 डिग्री माइनस कोण R हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग ए बी सतह के लिए किए हैं, उसी प्रकार से आप लोग को एसी सतह में देखने को मिलता है। एसी सतह में क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार हम लोग भी इस पर अभिलंब डाले हैं। तो अभिलंब जो डाले हैं तो आपका R2 एंगल ये देख रहे हैं, कोण R2 और कोण 2 ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनता है। तो हम लोग को कोण 2 लाना है, तो कोण 2 के लिए हम लोग कर देते हैं 90 डिग्री माइनस R2। अगर हमको इसको लाना है कोण 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस R1। जब हम लोग के एंगल मालूम हो जाता है कोण 1, कोण 2 और कोण A, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे कोण 1, कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तब हम लोग को मालूम हो जाएगा कोण A। देखिए हम लोग कोण 1 किस प्रकार से ला रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं चित्र से, लिख देंगे चित्र से हम लोग को क्या कहा जाएगा, हम लोग लिखेंगे कोण 1 बराबर, पहले हम लोग लेते हैं चित्र से त्रिभुज ए ओ डैश में, त्रिभुज ए ओ डैश में
हम लोग त्रिभुज ए ओ ओडेस में जब चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोण ए बराबर, इसको कोण 1 कोण 2 इसको कोण 3 मान लेते हैं, इसको लेते हैं कोण 3 बराबर कोण ए, बगल में लिख देंगे प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। अब हमको लाना है कोण 1 बराबर, तो कोण 1 बराबर हम लोग लिख देंगे 90 माइनस R1। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हम लोग देते हैं n नाम, लिख देंगे ए बी अपवर्तक सतह पर लंब द्वारा अभिलंब द्वारा बनने वाला कोण। अब हम लोग लिख देंगे कोण 2 बराबर, उसी प्रकार से 90 माइनस R2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम लोग लिखते हैं कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 1 का वैल्यू आपका है 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस कोण 3 को हम लोग कोण A कह रहे हैं बराबर 180 डिग्री। और आप लोग जानते हैं 90 को हम लोग जब जोड़ देते हैं बाबू तो हो जाता है 180 डिग्री, माइनस R1 माइनस R2 और प्लस A बराबर 180। इधर भी 180 पॉजिटिव उधर भी 180 पॉजिटिव, जब सेम रहता है तो हम लोग काट देते हैं। A बराबर आपका फार्मूला आ जाता है R1 प्लस R2। यही आपको जो कोण होता है इसी को हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको 2 नंबर के देगा कि प्रिज्म का कोण निकालिए, तो प्रिज्म का कोण जब कहा जाएगा तो ये बराबर हो जाता है R1 प्लस R2। अब हम लोग जो जानेंगे प्रिज्म का विचलन कोण यानी कि डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए लाएंगे। देखिए फार्मूला कैसे सिद्ध होता है, डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए, ये सब आपका बेसिक पर होता है। इसमें आपका बेसिक कोण काम करेगा, जैसे हमने आप लोग को इसमें बताया है शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। जैसे आप लोग को बताएं कोण आई हो जाता है, ये आपका कोण आर है, तो आपसे पूछा जाएगा कोण ए वाला बताइए, तो आपको हो जाएगा आई माइनस आर। इस पर इसके आधार पर हम लोग ये फार्मूला को सिद्ध करेंगे। कोई भी कंसेप्ट को आगे बढ़ने के पहले बेसिक का होना जरूरी है। यदि आपका बेसिक नहीं है तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग जानते हैं प्रिज्म का विचलन कोण। प्रिज्म के विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सिद्ध करते हैं। प्रिज्म के विचलन कोण समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम जानते हैं, उस डायग्राम के मदद से उस फिगर के माध्यम से हम लोग ये फार्मूला सिद्ध करेंगे। और उसको सिद्ध करने के पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि फार्मूला जो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बराबर, ये आप लोग का विचलन कोण देखिए कैसे सिद्ध होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाने के पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। हमने आप लोग शुरुआती में बेसिक बताया है, फिर भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका कोण आई है, ये जो आप लोग देख रहे हैं एक कोण आई आपका है, ये वाला कोण यदि आपका R1 है, तो हमने आप लोग को बताया है कि जब कोई दो तिर्यक रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो एंगल बनता है उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये कोण आई है, ये आपका R1 है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कोण आई बराबर, इसका नाम देते हैं कोण 1। हम लोग संख्या ज़्यादा अच्छा से मान चलते हैं कि समझने में ज़्यादा होता है। अच्छा, हम लोग को कोण 1 लाना है तो हम लोग लिखते हैं आई माइनस R1, ये आपका कोण 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये आप लोग नहीं जान रहे हैं तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका विचलन कोण निकालने के लिए। देखिए हम लोग फिगर के माध्यम से आसानी से समझ लेंगे। जैसे देखिएगा, ये हम आपको बताए हैं
ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, ये आपका विरल माध्यम में है, ये आपका सघन माध्यम में है। ये आपतन कोण हो जाता है आपतित किरण द्वारा। ये जो देखते हैं अपवर्तन कोण R1 हो जाता है। ये दूसरे सतह अपवर्तित किरण जब आपतित होता है दूसरे पृष्ठ पर, इसके द्वारा जो कोण बनता है इसको R2 बोल रहे हैं। इस कोण को हम लोग ई बोल रहे हैं, इमर्जेंस एंगल, निर्गत कोण। इसको हम लोग O, इसको हम लोग O डैश, इसको N, इसको हम लोग N डैश माने। अब हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं किसको? तो हम लोग यही जानते हैं विचलित किरण, विचलन किरण द्वारा जो कोण बनता है हम लोग उसको विचलन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण जैसे कि आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण की दिशा। ये जो देखते हैं आपतित किरण की दिशा है, ये है जो आपका निर्गत किरण की दिशा है। ये आपका निर्गत किरण यदि विचलित हो रहा है, ये जो आपतित किरण और निर्गत किरण है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, इस विचलन कोण को हम लोग डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा बराबर हमको फार्मूला लाना है आई प्लस ई माइनस ए। बड़ा हल्का फार्मूला है, देखिए कैसे सिद्ध होता है। ये जो आई देख रहे हैं यह भी आपको प्रकाश की किरणें, विचलित किरण है, यह आपतित किरण है। विचलित किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग डेल्टा वन बोलते हैं। ये आपका ओ हो गया, ओ डैश हो गया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी। समझने के लिए आप कुछ मान सकते हैं, ये डेल्टा वन हो जाता है। ये भी देख रहे हैं निर्गत किरण हो गया या आप लोग का विचलित किरण हो गया, इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टू। अब हम लोग क्या चल रहे हैं, लेके चलेंगे चित्र से त्रिभुज डी ओ डैश में। हम लोग त्रिभुज डी ओ डैश में चल रहे हैं, तो हम लोग फिगर को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एंगल डेल्टा बन रहा है, इसका नाम डी है, इसका नाम ओ है। ये जो एंगल डेल्टा वन बन रहा है, ये जो एंगल आपका डेल्टा टू बन रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिएगा, देखिए ये जो आप लोग को एंगल जो बन रहा है, हमने आप लोग को बताया है ये जो एंगल जो देख रहे हैं ई है। चित्र में देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं इसके साथ जो एंगल बन रहा है कोण आई है, ये जो एंगल जो बन रहा है R1 है। तो हम लोग को जब डेल्टा वन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आप लोगों को बताया शीर्षाभिमुख कोण से, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई में से R1 को घटा देंगे तो निकल जाएगा डेल्टा वन। तो लिख देंगे चूंकि डेल्टा वन बराबर आई माइनस R1। अब ये कहेगा आप कहाँ से लिख दिए, तो बगल में आप लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से समीकरण एक लिख दिए, फिर लिखेंगे डेल्टा टू बराबर ई, ये जो आप लोग देख रहे हैं R2 है, ई माइनस R2, ये आपको समीकरण टू, इसको भी लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण से। बगल में लिखना है, ब्रैकेट में जगह ना लेकर हम लोग लिख रहे हैं, लाइए इसमें जगह दिख रहा है। शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से लिख दिए। अब हमको खाली कहेगा डेल्टा, ये जो एंगल देख रहे हैं ये वाला एंगल, इसका नाम देते हैं डेल्टा वन, डेल्टा टू, इसको देते हैं डेल्टा थ्री, इसको भी आप लिखते हैं डेल्टा थ्री। तो डेल्टा थ्री समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉरी देखिए इसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना होगा, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि हमको ये वाला डेल्टा मालूम है, हमको ये डेल्टा थ्री मालूम करना रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 180 माइनस डेल्टा। जब हमको डेल्टा, हम लोग क्या जानते हैं, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो हम लोग यहाँ जो क्या देख रहे हैं, ये डेल्टा है, ये डेल्टा थ्री है, तो हम लोग देंगे डेल्टा प्लस डेल्टा थ्री बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म अभिग्रीत से 9th क्लास में पढ़ना है अभिग्रीत, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म अभिग्रीत। उसमें क्या होता है, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो आपको 180 डिग्री बनता है, वो रैखिक युग्म अभिग्रीत से बनता है। तो डेल्टा प्लस डेल्टा थ्री बराबर हो गया 180 डिग्री। हमको निकालना है डेल्टा, तो सॉरी डेल्टा थ्री निकालना है यहाँ पर। तो डेल्टा थ्री निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 180 माइनस डेल्टा थ्री। यहाँ पर हमको डेल्टा थ्री का इसीलिए जरूरत है, ये त्रिभुज के लिए जरूरत है डेल्टा थ्री। देखिए तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा थ्री बराबर
ये ऐसे लिख देंगे, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से हम लोग क्या जानेंगे, लिखेंगे डेल्टा प्लस डेल्टा 3 बराबर 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आ जाता है तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा 3 बराबर 180 माइनस डेल्टा। ये आ गया आपका समीकरण 3। फिर हम लोग वही वाला बात लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या कि लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 बराबर 180 डिग्री। अब डेल्टा 1 का वैल्यू रखिए I माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 का देखिए E माइनस R2 प्लस डेल्टा 3 देखिए 180 माइनस डेल्टा बराबर 180। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ 180 सेम है, काट दिए। अब हम लोग को कहा जाएगा, हम लोग को सीधा कर दे रहे हैं। देखिए माइनस डेल्टा है तो डेल्टा को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, हमको डेल्टा निकालना उसको उधर भेज दे रहे हैं, डेल्टा भेज दिए। अब हम लोग को क्या बच रहा है, I, अब देखिए प्लस E माइनस R1 माइनस R2। हम लोग क्या कर दिए, R1 R2 माइनस में था, अलग कर दिए, प्लस वाला को अलग कर दिए, हो जाता है I प्लस E माइनस, हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा। आप लोग देखिए क्या है यहाँ पर, माइनस इंटू प्लस था माइनस, माइनस इंटू प्लस था माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना पढ़े हैं, इतना बराबर ए होता है। मैंने आप लोग को प्रिज्म का कोण में बताया, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। I प्लस ई माइनस ए लिख देते हैं डेल्टा बराबर, तो आपका एक फार्मूला सिद्ध हो जाता है, प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए। इतना यदि आप देख लेते हैं, घर पर जाकर के 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक टोटल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो है जो एनसीईआरटी बुक आप लोग मिलाते। चलिए एनसीईआरटी बुक का प्रत्येक टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाते चले जा रहे हैं। अब हम लोग लाएंगे प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण।